Hi guys, this is Jamin Singh Rao, and today we have completed as no CVS session is completed, and we are focusing on the next system, that is respiratory system. And the respiratory system will be important, so we will discuss in this respiratory system. So from respiratory system, we are learning many things. So first we would like to discuss in this is classification of lung disease is our first topic in this. ठीक है, तो आई होप यू हैव got interest in this live session of Jamin Singh Rao, and as I am preparing for the exam for entrance exam, and I think that I have to learn this whole thing topic with you by making this video. You can also learn, and I can also learn. So it's type of controversial, but I have to say that I will learn by sharing you on my YouTube channel. Who wants to interested can also join me. So as you know that medicine is a subject which is a very vast subject. So total 23 generation of airway. First जो जनरेशन है वेबल्स जनरेशन ऑफ द एयरवे. सो फर्स्ट 16 जनरेशन कंडक्टिंग जोन होते हैं अप टू टर्मिनल ब्रोंकियल्स. लास्ट 7 जनरेशन रेस्पिरेटरी जोन होते हैं. तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स प्लस एल्वियोलाई वो एकाइनस कहते हैं, इज इक्वल टू एकाइनस. रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई. तो क्लासिफिकेशन ऑफ द लंग डिजीज: ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, वस्कुलर, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज. ऑब्स्ट्रक्टिव में बात करें मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, सीओपीडी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, स्मॉल एयरवे डिजीज less than 2 mm, bronchial asthma, bronchiectasis, except traditional tractional bronchiectasis, bronchiolitis, cystic fibrosis, 65 roses. This is type of a lung disease. ओके. अब इस तरफ वस्कुलर की बात करें तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये वस्कुलर में आ जाएगी. रेस्ट्रिक्टिव की बात करें दो टाइप के हैं, इंट्रा पैरेंकियल, एक्स्ट्रा पैरेंकियल. इंट्रा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, एक्स्ट्रा में न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर, माइस्टेनिया, एएलएस, जीबीएस, गुलेनबेरी सिंड्रोम, ये सब एमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस. ठीक है, ये सारे मतलब है जो इसके आते हैं. एएलएस जो है वो स्टीफन हॉकिंग को शायद ये वाली बीमारी हो रखी है. और चेस्ट वॉल टिश्यू, काइपोस, कोलियोसिस, ओबेसिटी. सो एएलएस ये सब हम एक्स्ट्रा पेरेनकाइमल जो है, फीलिंग डिफेक्ट, पेरेनकाइमल डिस्ट्रक्शन जिसमें लंग एब्सिस, नेक्रोटाइजिंग निमोनिया, प्लूरल डिजीज, प्लूरल एफिजियम. नोट: लंग पेरेनकाइमा इज एल्वियोलाई, एल्वियोलर इंटरस्टिशियम एंड वेस्कुलर इंटरस्टिशियम. काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सीवीएस की तरह थोड़ा सा वास्ट नहीं है, इस थोड़ा इजी भी हो सकता है. थोड़े कुछ टॉपिक्स अप्स एंड डाउन होंगे, बट मुझे विश्वास है कि हम कर देंगे दोनों मिल के. इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, आईएलडी का मतलब डिफ्यूज लंग पेरेनकाइमा फाइब्रोसिस. मतलब जो लंग का पेरेनकाइमा है उसका फाइब्रोसिस हो गया है. अर्ली स्टेज में क्या होगा, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, या पल्मोनरी वेसो कंस्ट्रिक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है. लेट स्टेज में क्या होगा, मोर लंग पेरेनकाइमा इज इन्वॉल्व, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा, हाइपरकार्बिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस हो गया. टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर. इसको टाइप 1 था ऊपर वाला, ये अर्ली, इसको टाइप 3 था. और टाइप 2 कहाँ गया बेटा? टाइप 2 आएगा कैसे? सीओपीडी में. क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी. लंग लार्जर एयरवे प्लस स्मॉल एयरवे प्लस पेरेनकाइमा प्लस वस्कुलर इन्वॉल्वमेंट. अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, लंग पेरेनकाइमा इन्वॉल्व होता है, मतलब कि टाइप 2, ये यहाँ पे आ गया टाइप 2. पेरेन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और एम्फाइसीमा में क्या होता है, एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होता है, इसमें टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर. अब रेस्पिरेटरी फेलियर मैंने जैसे कहा 1 2 3 टाइप के होते हैं, जैसे आप टेबलेट के फॉर्म में जानोगे. देखो टाइप्स, फिजियोलॉजी, पार्शियल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इन दोनों का माइनस ए माइनस बी, जो इनका जो है, और इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. डिफ्यूज फेलियर, वेंटिकुलर फेलियर,
वेंटिलेटर फेलियर कंबाइन डिफ्यूजर दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस दोनों में ऑक्सीजन की वैल्यू घट रही है, देख सकते हो इसमें भी घट रही है, इसमें भी घट रही है, और CO2 की वैल्यू बढ़ रही है और इसमें नॉर्मल है। इन दोनों की बात करें तो इसका सम ऑफ करेंगे तो बढ़ेगा, इसका क्या करेंगे सम ऑफ करेंगे तो नॉर्मल रहेगा, एक तरफ से घटेगा एक बढ़ाएगा, वैसे कि वैसे इसमें नॉर्मल रहा है। इसका करेंगे जो तो हमारा बढ़ता हुआ दिखेगा, सब दोनों में बढ़ रहा है, खाली एक में नॉर्मल है, एक इसमें नॉर्मल है एक इसमें नॉर्मल है। अब एग्जांपल्स देखते हैं टाइप 1 के, तो एल्वियोलर फिलिंग डिसऑर्डर जैसे निमोनिया, डिफ्यूज एल्वियोलर हेमरेज, ARDS, ILD, मस्कुलर डिसऑर्डर, इन्वेसिव। पम्प्स की बात करें न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, चेस्ट वॉल्यूम, इफेक्ट ऑर्गन की बात करें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जनरेटर की बात करें तो ब्रेन स्टेम डिसऑर्डर। ILD टाइप 1 से टाइप 3 तक, टाइप 2 एंड टाइप 3 आर रेयर। स्पायरोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख सकते हो आप स्पायरोमेट्री का ये कर्व है, आप आराम से देखो इस कर्व को, ये टाइम, ये वॉल्यूम है, और ये FeV1, ठीक है, फोर्स एक्सपेरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, और FVC फोर्स एक्सपेरेटरी कैपेसिटी फंक्शनल, ठीक है। तो FeV1 बाय तो अमाउंट ऑफ FVC एक्सेल इन 1 सेकेंड, ये यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना हुआ, और फोर्स एक्सपेरेटरी जो वॉल्यूम जो है वो कैपेसिटी वो FVC, तो FVC 5 लीटर है, FeV1 4 लीटर है, FeV1 बाई FE इसमें मोर देन 80% होता है, ये चीज़ हमको फैक्ट याद रखना है। अब लंग वॉल्यूम इन ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में कौन कौन से वॉल्यूम होते हैं, तो इलास्टिक रिकॉइल प्रेशर इज लो ड्यू टू loss of alveolar attachment, hyperinflation, dynamic compression of airways. Of restrictive में these are ventilatory issue, ERP is high and due to fibrosis and difficult to inflame alveol. Alveol का inflame होना difficult हो जाता है restrictive में, इसमें dynamic compress हो जाती है airways, जिसकी वजह से लफड़ा होता है obstructive में। अब ये हम एक और टेबल की बात करेंगे, इस टेबल में ये सब रेशियो अच्छे से बता रखें, इसको ध्यान से समझेंगे। दो टाइप के हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। अब हाइपर इन्फ्लेशन, एयर ट्रैपिंग फेज, दो टाइप के इसमें फेज होते हैं, और इसमें इंट्रा पेरेन्काइमल, एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल और वस्कुलर लंग डिजीज, ये 3 टाइप की लंग डिजीज अब मैंने डिस्कस की थी। अब FeV1 बाई FB उसका रेशियो जो है, एक FeV1 FVC DLCO RV टी टोटल TLC RV बाय TLC टोटल लंग कैपेसिटी रेसिडुअल वॉल्यूम बाय टोटल लंग वॉल्यूम, ये TLC का मतलब ये होता है। ये सारी बीमारी है इसकी, अब इसकी रेशियो है वो हमें अच्छे से डिस्कस करना है। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं, आप भी जानते हो इस बात को, कि ये देखो हाइपर इन्फ्लेशन यहाँ पे दोनों घट रहे हैं क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, और स्पायरोमेट्री में आप जैसे ऊपर देखोगे तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में क्या है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये चीज़ें होने लगेगी, तो इसकी वजह से घटेगा, दोनों तरफ घटेगा। अब देखो DLCO की बात करें तो डिफ्यूज्ड, ये भी घटा, ये घट रहा है, FeV1 ऊपर का है तो ये घटा, FeV1 ऊपर का है घटा। अब फंक्शनल जो FVC है वो ये वाला घटेगा पर ये वाला नॉर्मल रहेगा, क्योंकि हाइपर इन्फ्लुएंस फेज है, मतलब अर्ली फेज में मैंने कहा था नहीं होता है। अब DLCO क्या होता है, डिफ्यूज कैपेसिटी ऑफ लंग फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड सब में घट ही रहा है, इसमें देख लो सब कुछ चीज़ें घट रही है। अब रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, अंदर की जो वॉल्यूम होती है लंग्स की, अब वो बढ़ेगी, टोटल लंग्स कैपेसिटी वो भी बढ़ेगी, इसमें नॉर्मल रहेगी, इसमें तो कुछ कई डाटा कह ही नहीं सकते। वैसे रेस्ट्रिक्टिव की बात करें तो ये नॉर्मल टू राइज्ड, नॉर्मल, ये घटेगा, ये घटेगा, ये नॉर्मल रहेगा। अब NM इशू या चेस्ट वॉल, न्यूरोमस्कुलर इशू की वजह से नॉर्मल, सब नॉर्मल है, डी घटा, TLC घटा, RV घटा, लंग कैसी सब नॉर्मल है, खाली एक ये है, वो 4th नंबर जो है डिफ्यूज कैपेसिटी ऑफ लंग फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, डिफ्यूज कैपेसिटी ऑफ लंग फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड का TLCO का मतलब है वो वेरी लो होता है। अब लंग वॉल्यूम्स इन स्मॉल एयरवे डिजीज, क्या क्या लंग्स की वॉल्यूम है, FeV1 बाई FVC नॉर्मल है, फोर्स एक्सपायरेटरी फ्लो 25 से 75 रहता है, तो ये कि इस पे भी अफेक्ट आएगा। तो आप देख सकते हो 25 से 75 में ये डिफरेंस आ रहा है। तो आप इसमें देखोगे कि वॉल्यूम और सेकंड का दोनों का ये FVC बताया गया है।
DLCO, diffuse lung capacity carbon monoxide, measures of lung ability to transfer oxygen across the alveolar capillary membrane. Normal value is DLCO 20 से 30 ml per minute per mm of Hg होता है. अब नॉर्मल वैल्यू फॉर DLCO 70 से 140 कार्बन मोनोऑक्साइड जो यूज फॉर मेजरिंग ऑफ DLCO बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन इज वेरी हाई. Carbon monoxide diffuse limited gas. There is a negligibility amount of carbon monoxide in the blood. तो यही चीज़ें तीन वजह है. एफिनिटी है वो हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है. डिफ्यूज लिमिटेड गैस होती है. नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत कम अमाउंट कर लेंगे. इसकी वजह से हम कार्बन मोनोऑक्साइड हम मेजर करते हैं डीएलसो वाली डिजीज में. अब एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन की बात करें. टेक्स प्लेस अक्रॉस द एल्वियोलर एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन. इंटरस्टिशियल capillary endothelium plus basement membrane. Surface area alveolar capillary membrane 70 meters square. Thickness of the alveolar capillary membrane is 0.2 to 0.5 micrometer. अब फैक्टर अफेक्टिंग डीएलसीयू कौन कौन से फैक्टर जो है वो डीएलसीयू को जो है डिफ्यूज लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की अफेक्ट करेंगे. तो जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा या फिर पार्शियल ऑक्सीजन जो है वो घटेगा या फिर कुछ एक्सरसाइज की है, ओबेसिटी है, या लेफ्ट टू राइट हार्ट कार्डिक सेंटर, इन सब चीज़ों में बढ़ेगा. ठीक है. फैक्टर दैट डिक्रीज डीएलसीयू वल्सल्वा मैन्यूवर, स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं अंदर जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग रहेगा. हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी करेंगे, ऑक्सीजन वो तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, एनीमिया में करेगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजिंग ब्लड वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा. सुपाइन पोजीशन में कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो कार्डिक कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर या पॉलीसाइकिन वगैरह ऐसी कंडीशन में बढ़ता है. अब क्लिनिकल अप्रोच की बात करें. डिजीज विद इंक्रीज डीएलसीयू, डिजीज विद डिक्रीज डीएलसीयू क्या क्या मतलब डिजीज है जो मतलब है ना इंक्रीज करती है डीएलसीयू. अब देखो आप ध्यान से देखना. तो दो टाइप की डिजीज है. मतलब डिफ्यूज एल्वियोलर हेमरेज, अंदर कुछ खून निकलने लगा एल्वियोल में. सेंसिटिव इंडिकेटर फॉर अर्ली ब्लीडिंग इन एल्वियोलाई. एग्जांपल गुड पास्चर डिजीज, वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस. These all are the disease which causing increasing DLC with clinical applications. Disease with decreased DLC helps in early diagnosis of interstitial lung disease, rheumatic, allergical disorder, rheumatoid arthritis, scleroderma, mixed connective tissue disease, polymyositis, dermomyositis. In asymptomatic patient with a DLCO falls more than 15% with 6 months makers progression of interstitial lung disease. Pulmonary vascular disease, bleomycin toxicity, emphysema. ये इसके मतलब अब प्लूरा की बात करें. प्लूरा क्या चीज़ है. देखो लंग्स तो है ही, उसके आसपास की चीज़ें उसको प्लूरा कहते हैं. फ्लूइड इन अ प्लूरल कैविटी जिसे होती है 10 से 30 है नॉर्मल फ्लूइड कैविटी. पर अगर 50 ml है तो ये सोनोग्राफी करांगे. ठीक है, सोनोग्राफी में कर सकते हैं. 60 to 80 ml है तो चेस्ट एक्सरे लेटरल व्यू चलो. 200 ml है तो चेस्ट एक्सरे पीए व्यू. 300 ml है क्लिनिकल. ये सब मतलब डिटेक्ट होगी. ठीक है. तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना. अब फ्लूइडल डिफ्यूजन क्या होता है. हम फ्लूइडल डिफ्यूजन ये होता है लाइट्स क्राइटेरिया के हिसाब से डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट. द uh, the fluid is considered as exudative pleural effusion if any one of the following are found. हम एक्सिक्यूटिव दो टाइप के होते हैं, ट्रांसुडेट एक्सुडेट फ्लूइड होते हैं. अब एक्सुडेटिव कब कहेंगे, ट्रांसुडेट कब कहेंगे, इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ. तो दोस्तों एग्जीक्यूटिव जो है वो रेशियो ऑफ प्लूरल फ्लूइड टू सीरम प्रोटीन इज मोर देन 0.5. If ratio of pleural fluid to serum LDH is more than 0.6. If pleural fluid LDH is more than two-thirds of the upper limit of the normal serum LDH. ये तीन इसके हुए. अगर रेशियो प्लूरल फ्लूइड का प्रोटीन का मोर देन 0.5 है. इफ अ रेशियो ऑफ प्लूरल फ्लूइड ऑफ सीरम LDH इज मोर देन 0.6 है. इफ अ प्लूरल फ्लूइड LDH इज मोर देन two-thirds of the upper limit of the normal serum LDH. फ्लूइड इज कंसिडर्ड ट्रांसुडेट कब कहेंगे, ट्रांसुडेट फ्लूइड कब कहेंगे. Cause of transient fluid infusion, congestive heart failure, cirrhosis, nephrotic syndrome, superior vena cava obstruction, hypothyroidism, hypoalbuminemia, Budd-Chiari syndrome, urinothorax.
पेरिटोनियल एंड डायलिसिस, ये इसके कॉजेज है, ट्रांसिटिव प्लूरल इफ्यूजन के इसके कॉजेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कैन कॉज ट्रांसुडेटिव या एग्जीक्यूटिव इफ्यूजन, chronic constructive pericarditis, pulmonary embolism, pleural infection, acute pancreatitis. Note methotrexate cause HSP, तो HSP कर देता है methotrexate, तो इसलिए हमें ना ध्यान रखना है pleural fluid. Pleural fluid analysis, अब ये हम कुछ डाटा है तो एनालिसिस के लिए काम है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है, जैसे कि बात करें तो सेल्स 1700 सेल्स पर माइक्रोलीटर, 75% मैक्रोफेजेस, 25% ऑफ लिम्फोसाइट्स, 1% ऑफ मेसोथेलिया, 75% मैक्रोफेज है। ये सेल्स में प्लूरल फ्लूइड का एनालाइज करेंगे ना, तो ये एलडीएच देखेंगे, ठीक है, तो हम लेस देन 50 सेल्स ऑफ सीरम एलडीएच मिलेगा, ठीक है। और एक प्रोटीन है वो 1 से 1.5 ग्राम पर डी मिलेगा। एक ग्लूकोज है वो सेम एज सीरम ग्लूकोज की तरह मिलेगा। कॉजेज ऑफ यूजिनोफिलिक इफ्यूजन, मोर देन 10% ऑफ यूजिनोफिलिक इन प्लूरल फ्लूइड, हेमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स या पैरासाइट्स, ठीक है, पैरागोनिमस, वेस्टरमनी, हिस्टोप्लाज्मोसिस, कोक्सीडियोमाइकोसिस, एस्बेस्टोसिस, drugs, eosinophilic granulocytes with polyangiitis, pulmonary infection, ये सारे इसके कॉजेज हैं। प्लूरल इफ्यूजन एब्नॉर्मलिटी एंड एसोसिएटेड विद द डिजीज, अब इसके साथ में क्या क्या डिजीज एसोसिएट होती है ये मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। देखो एक तो डिजीज है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा ऐसी डिजीज है जो प्रेजेंट रहने ही वाली है, इसमें कोई दर्शाई नहीं है। तो एम्फाइसीमा में एलडीएच है वो 1000 यूनिट पर लीटर दिखता है। न्यूट्रोफिल्स इन प्लूरल फ्लूइड, पीएच 7.2 से कम दिखेगी, ग्लूकोज 30 से 60 ग्राम पर लीटर दिखेगा। अब आरए रूमेटोइड आर्थराइटिस में क्या क्या हो रहा है, ग्लूकोज इज लेस देन 30 mg per dl, मैक्रोफेज एंड मल्टीन्यूक्लिएट जाइंट सेल टेडपोल सेल्स। मैलिग्नेंसी की बात करें, ग्लूकोज 30 to 60 mg per dl। अब कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ये अच्छा टॉपिक है, हाई यील्डिंग टॉपिक। तो इसमें अब जानते हैं कि निमोनिया एक कंसोलिडेशन हो जाता है लंग्स के अंदर, और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एसोसिएट विद प्लूरल इफ्यूजन, दोनों को एसोसिएट करेंगे। तो सिंपल पैरान्यूमोटिक इफ्यूजन, कॉम्प्लिकेटेड पैरान्यूमोटिक इफ्यूजन, एम्फाइमा, ये 3 टाइप के इफ्यूजन हैं। इसकी पैथोलॉजी की जान लेते हैं। इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी, एलडीएच, कल्चर, ये जांचें कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन, ग्लूकोज, पीएच नॉर्मल, ये सारी चीज़ें इसमें नॉर्मल रहेंगी। कॉम्प्लिकेटेड पैरा न्यूमोनिक इफ्यूजन, सिंपल पैरा न्यूमोनिक इफ्यूजन प्लस बैक्टीरियल इन्वेजन, फाइब्रिन डिपोजिशन एंड सेपरेशन। एम्फाइसीमा, एम्फाइमा, नॉट एम्फाइसीमा, एम्फाइमा, complicated paranemotic effusion plus macrophage pus in pleural cavity, LDH increased culture plus glucose reduced, pH घटेगा 7.2। एम्फाइमा, एनी निमोनिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक्स विद इन 72 घंटे, ऐसा निमोनिया जिसको एंटीबायोटिक देने पे 72 घंटे तक, मतलब कि 72 आवर्स तक उसको कोई असर नहीं हो रही है वो दवाई, तो हम घोषित कर देंगे इसको एम्फाइमा। नो फीवर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग विद एंटीबायोटिक्स, प्लूरल प्यूरेटिक पेन, प्यूरेटिक टेंडरनेस, टेकिकार्डिया और क्लबिंग, इसके फीचर्स। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाएंगे, तो आप देख सकते हो कि चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, इसमें डी साइन दिखेगा, या प्रेग्नेंट बेली साइन, डी साइन दिखेगा, और कॉन्ट्रास्ट इंडेंस सिटी स्कैन करवाएंगे और स्प्लिट प्लूरल साइन दिखती है इसमें, ठीक है। डिफरेंस इज एम्फाइमा फ्रॉम नॉन नेक्रोटाइजिंग लंग एब्सिस। अब नाउ वी कैन सी दैट डी साइन या बेली साइन, ठीक है, ये डी साइन, बेली साइन, यूएसजी कराएंगे तो सेप्टेशन ऑफ एम्फाइमा, और अब इसमें क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट एंड सिटी में स्प्लिट प्लूरल साइन दिखेगा, स्प्लिट प्लूरल साइन, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक साइन दिख रहा है, इस चीज को हम स्प्लिट प्लूरल साइन दिखेगा। अब देख इंडिकेशन क्या है आईसीडी के, अब क्या अब हम मैसिव प्लूरल फ्यूजन देख सकते हो ये चेस्ट, तो इंटरकोस्टल ड्रेनेज कब करना है इसमें,
एम्फाइमा में करेंगे एब्सोल्यूट इंडिकेशन, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन पीएच अगर 7.2 से कम है तब करेंगे, प्लूरल फ्लूइड में उसकी पीएच कम होगी तो करेंगे। ऑर्गेनिज्म इन कल्चर, डॉक्यूलेटेड प्लूरल इफ्यूजन, मैसिव इफ्यूजन, ये इसके। अब प्लूरल टीबी, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड पल्मोनरी टीबी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी विद इन 5 इयर्स, प्लूरल टीबी हो सकती है अगर ये ध्यान नहीं रखा तो पल्मोनरी टीबी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी 5 साल में हो जाएगी। जीन एक्सपर्ट से सीबीनेट से प्लूरल फ्लूइड से एडीए या प्लूरल फ्लूइड कल्चर इनकॉन्क्लूसिव इन टीबी प्लूरल टीबी। अब प्लूरल बायोप्सी करेंगे, इसमें मेडिकल थोरेकोस्कोपी या वैक्स गाइडेड इन कंक्लूसिव, ठीक है। एडिनोसाइन डी अमाइनेस एडीए, प्लूरल फ्लूइड एडीए इंटरप्रिटेशन, ठीक है। लेसन 40 यूनिलेटरल नॉट सजेस्टिव ऑफ टीबी, अगर प्लूरल फ्लूइड में एडिनोसाइन डायमिनेस एडीए का रेशियो अगर नहीं मिलता है, अगर 40 से कम दिखता है तो टीबी नहीं है। अगर 70 से ज़्यादा मिलता है प्लस लिम्फोसाइट्स प्लस एक्सीडेटिव फ्लूइड दिखते हैं तो हाईली सजेस्टिव टीबी। अगर 40 से 70 के बीच में दिखता है तो लिम्फोमा, एम्फाइमा, मेलिग्नेंसी, ब्रूसेलोसिस, टीबी हो सकता है। बट कंफर्म करने के लिए जांच आगे। याद रखो, नॉट mesothelial cells is less than 5% in tuberculosis, normal 1% रहती है। Connective tissue disorder related to pleural effusion is most important lung manifestation of SLE and RA. So, okay, तो connective tissue lung manifestation important है। Pleuritis and effusion, chylorus, pseudochylorus, pleural effusion, chylorus, pleural effusion, pseudochylorus, ये क्या होती है? Usually after trauma or tumor होता है वो काइलोस। ट्राइग्लिसराइड्स हाई दिया जाता है, काइलोमाइक्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मिल्की लिम्फोसाइट सेक्रेटेड इफ्यूजन होता है, नॉर्मल ग्लूकोज लो एलडीएच होता है। और स्यूडोकाइलोसिस में क्या होता है? यूजुअली आफ्टर आरए या टीबी में होता है, कंटेंट कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स कंटेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, वी हैव अचीव अ वंडरफुल, वी हैव रीच द 21 मिनट्स एंड रेस्पिरेटरी के कुछ पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा और इसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू में हम यही देखेंगे कि व्हाट इज पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या होता है, उसके कॉजेज हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। कॉजेज ऑफ पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, venous thromboembolism from suprapopliteal vein, from से femoral vein, ये pulmonary vein in pregnancy, मतलब कि जो venous thromboembolism from suprapopliteal vein, जो popliteal veins थी जो अपने नी में होती है, popliteal fossa वहाँ पे, तो उसका डायलेटेशन हो जाना एम्बोलिज्म हो जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं। अब इनहेरिटेड कॉज ऑफ फैक्टर 5 लीडर म्यूटेशन इज मोस्ट कॉमन। एक्वायर कोजिस एंटीफॉस्फोलिपिड अपला सिंड्रोम जो है वो एक्वायर्ड कोजिस है, तो एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीजन सिंड्रोम मोस्ट कॉमन जो यही होता है, मतलब एक्वायर्ड कोजिस में। एक होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक होता है पोस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जरी मैलिग्नेंसी, एडिनोकार्सिनोमा, सीओपीडी, ये इसके मतलब मेन। नॉट मोस्ट कॉमन साइट फॉर डीवीटी इज डीप वेन काफ में होती है, आपको पता ही है डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। सर्जरी में इस टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हाल फिलहाल के लिए हम आगे मूव करेंगे। टाइप्स ऑफ पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, मैसिव, सबमैसिव, नॉन मैसिव, ये 3 टाइप्स के लिए थे। मैसिव में क्या होगा कि हाइपोटेंशन होगा, इसमें नो हाइपोटेंशन, इसमें नो हाइपोटेंशन, ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर डायलेटेशन, सेप्टम पोस्ट टू लेफ्ट स्मॉल लेफ्ट वेंट्रिकल, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट घटेगा, इसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाएगा। अब इसमें राइट वेंट्रिकुलर डायलेटेशन हुआ तो मार्कर ऑफ राइट वेंट्रिकल हिस्से में बढ़ा, इसकी वजह से जो एंटी प्रो बीएनपी ट्रोपोनिन ए आई ऑफ बोथ मार्कर्स आर इंक्रीज, हाई रिस्क इफ एनीवन, इंक्रीज लो रिस्क। अब नॉन मैसिव में बात करें, नो आरवी डायलेटेशन और बायोमार्कर राइज, प्रेजेंट विद द रिकरेंट निमोनिया। इवोल्यूशन फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कैसे हम पता लगाएं, साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे। तो साइन कौन से हैं? टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, S3 बढ़ा, JP बढ़ा, एक्यूट राइट हार्ट फेलियर, क्लियर लंग फील्ड्स, डिक्रीज ब्रेथ साउंड एंड रेंज, ये इसके साइंस हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के। अनएक्सपेक्टेड डिस्निया विद क्लियर लंग फील्ड,
सिंकोप, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना, कफ विथ हिमोप्टाइसिस नॉन मैसिव, सडन कार्डिक डेथ, ये इसके पल्मोनरी एम्बोलिज्म के हैं। अब जांचें कौन सी कराएंगे देखो, हाइपोक्सेमिया, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, बॉडी वीट, ऑक्सीजन ग्रेडियंट, ए माइनस है ऑक्सीजन ग्रेडियंट, ईसीजी करेंगे, टी इन्वर्जन विद V1 to V5, कोरिलेशन विथ सीवियरिटी एंड S1 Q3 T3, ये इसका पार्ट है। गाइस अब हम इको कराएंगे। इको कराने के फाइंडिंग्स इन इको RA एंड RV, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल डायलेट होगा, सेप्टल पुश स्मॉल लेफ्ट वेंट्रिकल, कार्डिक टेम्पोनेट्स दिख रहा है आपको, CTPA सेडल थ्रोम्बोस, ये है मैककॉनेल साइन, हाइपोकॉन्ट्रैक्टाइल राइट वेंट्रिकल फ्री वॉल प्लस हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल अपेक्स, ये इसके मतलब सेडल थ्रोम्बोस दिख रहा है। इमेज इन्वेस्टिगेशन ऑफ CTPA पर कॉन्ट्रास्ट CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी, क्लॉट दिखेगा, पल्मोनरी आर्टरी डायलेटेशन होगा, राइट वेंट्रिकुलर डायलेटेशन होगा, पोलोमिंट साइन, thin rim of contrast persist around the central filling defect or due to thrombus। तो सेडल थ्रोम्बस है तो इस पे दिख रहे हैं, यू कैन सी दिस पोलो साइन, पोलो वाली गोली आती है ना वैसी। तो इन्वेस्टिगेशन CTPA और ठीक है, कॉन्ट्रा जो कार्डियोटोमोग्राफी, पल्मोनरी एंजियोग्राफी, स्क्लॉट दिखेगा, पल्मोनरी आर्टरी डायलेटेशन, पोलोमिंट साइन दिखेगा, थिन रिम ऑफ कॉन्ट्रास्ट पर्सिस्ट अराउंड द सेंट्रल फीलिंग डिफेक्ट ड्यू टू थ्रोम्बस। एक है वेल स्कोर, ये क्या होता है, क्लिनिकल साइन फॉर DVT, ये हम DVT का डीप वेन थ्रोम्बोसिस का हम ये पता चल जाएगा वेल स्कोर से। अल्टरनेट डायग्नोसिस लेस लाइकली देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसमें स्कोर 3 है। ऐसा मतलब ये हार्ट रेट मोर देन 100 पर मिनट है तो 1.5 है, रिसेंट सर्जरी एम्बोलाइजेशन है तो 1.5 है, प्रीवियस पल्मोनरी एम्बोलिज्म या DVT है तो 1.5 है, हेमोप्टाइसिस है 1 है, मैलिग्नेंसी 1 है। इन सब का स्कोर 3 3 डेढ़ 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 1 1, मतलब कि डेढ़ वाला है वो 3 बार हुआ है। तो इन सब का स्कोर करेंगे, जैसे इसे वेल स्कोर इन्होंने किया है। आफ्टर इंटरप्रिटेशन वेल स्कोर, हाई रिस्क CTPA करेंगे, लो रिस्क डी डाइमर करेंगे, अगर स्कोर 4 से कम है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म लगता ही नहीं। तो इसका 3 3 कितना हुआ, 6 6 7 8 8, और ये कितना हुआ, डेढ़ डेढ़ 3 3 3 9 9 10 11 11 और 12.5 ऐसा होता है। तो अगर कोई है कि इससे कम होना चाहिए। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंट्स, अनफ्रैक्शनेट हेपेरिन दे देंगे 80 यूनिट पर केजी, LMW हेपेरिन दे देंगे 1 mg पर केजी सबक्यूटेनियसली, फॉलोड बाय वारफेरिन दे देंगे टू मेंटेन INR for 2 to 3 if massive या सब मैसिव हाई रिस्क है तो थ्रोम्बोलाइसिस कर देंगे एटिप्लिस 100 mg पर IV over 2 hour into 40 minutes। इस थ्रोम्बोलाइसिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एम्बोलेक्टोमी कर देंगे, ठीक है, एम्बोलेक्टोमी एम्बोलेक्टोमी। अगर थ्रोम्बोलाइसिस हो रहा है, एंटीकोगुलेशन हो रहा है, मतलब थ्रोम्बोलाइसिस हो रहा है तो एंटीकोगुलेंट देंगे, न्यूअर एंटीकोगुलेंट जो है वो बेटर वारफेरिन देन वारफेरिन, आजकल नया टेक्नोलॉजी तो ऑफकोर्स बेटर ही होगा पुराने से। सब मैसिव लो रिस्क या नो रिस्क, नो मैसिव या कंटिन्यूअस एंटीकोगुलेशन, if patient is not a candidate of no NOAC IVC filter। अब बात करेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन की बात करें। रेस्टिंग मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मोर देन 20 mm विद राइट साइडेड हार्ट कैथेटराइजेशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक अच्छी बीमारी है। इसमें क्या होगा, रेस्टिंग मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर 20 mm ऑफ Hg से ज़्यादा दिखेगा इन राइट साइडेड हार्ट कैथेटराइजेशन। इसके तीन दो टाइप्स दिखे, ड्यू टू टाइप 1 टाइप 3 टाइप 4, ड्यू टू इंक्रीजिंग पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस, ड्यू टू इंक्रीजिंग लेफ्ट एट्रियल प्रेशर और टाइप 2, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, फ्लेक्सिफॉर्म आर्टेरियोपैथी ड्यू टू रिमोडलिंग, वासोकंस्ट्रिक्शन, थ्रोम्बोसिस, ठीक है। टाइप 2 में क्या है वो बात करेंगे, पर पहले हम ड्यू टू इंक्रीज PVR से बढ़ने की वजह से कौन सा होता है, लंग रिलेटेड कॉजेस, ILD, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। चीफ कंप्लेन ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये मतलब इसके और टाइप 2 में ड्यू टू कार्डिक कॉजेस। नोट PVR less than 3 units in type 2, PVR more than 3 units of in other types। The pulmonary vascular resistance is equal to change in pressure या flow, right heart pressure minus left heart pressure by cardiac output।
अब टाइप 1 पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। अब इसमें क्या होगा, इडियोपैथिक शुड बी टर्म इडियोपैथिक आफ्टर रूलिंग आउट लिमिटेड सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, टॉक्सिन्स में रेपसीड ऑयल। ये सब उसके टाइप 1 पल्मोनरी के हैं, देखना ध्यान से देखना। तो टॉक्सिन्स में देख लिया, सिरोनर्जिक सब्सटेंस लाइक फैन फ्लू, रामिन, बीएमपीआर, म्यूटेशन, इन्फेक्शन, एचआईवी, सिस्टोसोमियासिस, पोर्टल हाइपोटेंशन, इसके सारे ब्लॉक। अब ओए की बात करते हैं, क्या है तो क्लिनिकल साइंस में क्या है, फीचर्स ऑफ loud palpable P2, parasternal, have epigastric pulsation, second intercostal space pulsation, high pitch pansystolic murmur along with left sternal border which increase in inspiration secondary to pulmonary artery hypertension, hypertensive tricuspid regurgitation, high pitch early diastolic murmur due to pulmonary regurgitation and pulmonary artery dilatation, Gram-Still murmur। तो मॉलिक्यूलर पैथोजेनिसिटी की बात करें तो एंडोथेलियल बढ़ा, नाइट्रिक ऑक्साइड घटा, प्रोस्टासाइक्लिन घटा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पीएएच, फटीग, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, ब्रीथलेसनेस, चेस्ट पेन, राइट वेंट्रिकुलर इश्चेमिया, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। हाफ एन आवर पास्ट एंड रेस्पिरेटरी इज स्टिल गोइंग ऑन। इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है, आगे बढ़ेंगे। तो थ्रोम्बोपल्मोनरी इवैल्यूएशन क्या-क्या करेंगे और मैनेजमेंट क्या करेंगे। ये बस इतनी तक की बीमारी है, फिर आईएलडी को पहुँचेंगे। तो देखो, इवैल्यूएशन के लिए इको करा दिया, पीएफटी करा दिया, उसमें भी अपने को इको में भी डायलेटेशन दिख गया, राइट फंक्शन टीआर दिख गया, एफईवी1 का एफईसी नॉर्मल दिखा, एफईसी नॉर्मल दिखा, डीएलसीओ डिक्रीज हुआ, होली सोनोग्राफी करवा दिया, एचआरसीटी करवा दिया टू रूल आउट द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, बीक्यू स्कैन करवा दिया टू रूल आउट द सी कंप्लेन ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एंडरेक्टोमी, 6 मिनट वॉक टेस्ट करेंगे, प्रिडिक्टर फॉर सर्वाइवल, मैनेजमेंट क्या करेंगे, सपोर्टिव केयर करेंगे, अवॉइड प्रेगनेंसी, oral anticoagulants, long term oxygen therapy, diuretics for right heart, ये सब मैनेजमेंट है। प्रेगनेंसी नहीं करनी है, ओरल एंटीकोएगुलेंट नहीं देने हैं, सपोर्टिव केयर करें, क्या के देने हैं, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी चलेगा, डाययूरेटिक्स ऑफ आरएचएफ, स्पेसिफिक थेरेपी में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंडोथेलियल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ईआरए, पीडी5 इनहिबिटर्स, प्रोस्टाग्लैंडिनोइड्स, गुआनिल साइक्लेज स्टिमुलेंट्स। अब बेस्ट एक्टिव रिएक्टिव टेस्ट करवाएंगे, अगर पॉजिटिव आया तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, अगर नेगेटिव आया तो कोई जरूरत नहीं है, निफिडिपिन 240 mg पर डे लेंगे। क्लास 1 to 6 सिम्टम्स, एम्ब्रेसेंटन ईआरए, टाडा टाडालाफिल, ये सारी दवाई है वो पीडी5 इनहिबिटर, सिल्लाराफिल जो होती है ना उसी की कैटेगरी की है ये टाडालाफिल, ठीक है। एम्ब्रीसेटन, सेतान सेंतान, एक प्रोस्टेनोइड्स में इपोप्रोस्टेनोल, ट्रोपो प्रोस्टिनेड। Note if prostanoids fails in a class 4 symptoms, arterial septostomy और lung transplantation करेंगे। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में पेरेन्काइमा में अब क्या इंटरस्टिशियल, इसमें बात करेंगे पेरेन्काइमा की। ओके, तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में क्या होगा कि पेरेन्काइमा में क्या होगा, एल्वियोलाई प्लस एल्वियोलर इंटरस्टिशियम प्लस एल्वियोलर वस्कुलर इंटरस्टिशियम, आईएलडी डिफ्यूज पेरेन्काइमा लंग फाइब्रोसिस मेडिएटेड बाय टीजीएफ बीटा, पीजीडी, पीडीजीएफ, ये सब मार्कर्स हैं जो याद रखना है। फॉर्म्स ऑफ इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल काउंटरपार्ट यूजुअली इंटरस्टिशियल निमोनिया, नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, cryptogenic organizing pneumonia, respiratory bronchiolitis, associated interstitial lung disease, RBILD, esquamative interstitial pneumonia, diffuse alveolar damage, acute interstitial pneumonia, poor prognosis, COVID-19, COVID pneumonia, और लास्ट है बट नॉट द लीस्ट है lymphocytic interstitial pneumonia. ILD also with the smoking, जैसे RBILD,
DIP, LCH, rheumatoid arthritis associated with IND। ये पैटर्न क्या है? UIP, NISP, COP, LIP, ये पैटर्न है। RM मेजर रूमेटोइड आर्थराइटिस जो है वो एक मेजर कॉज है। तो मेजोरिटी ऑफ इडियोपैथिक रहते हैं, ऑनसेट क्रॉनिक होता है। NTPDGF, निंटेडानिफ जो इसके ट्रीटमेंट के लिए दी। अपर इंटेस्टिशियल जो होती है ना, उसको कहते हैं। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से। तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से सब एक्यूट या स्टीरॉइड या MF है, ठीक है, माइक्रोफिनोलेट, मफेनाइट, पोलीमायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस, एंटीसिंथेलेस सिंड्रोम, सब एक्यूट में स्टीरॉइड प्लस MF। जोगरेन सिंड्रोम में HIV। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की, तो डिजनिया ऑन एक्सेप्शन, ड्राई नॉन प्रोटेक्टिव कफ, डिक्रीज कॉम्प्लायंस, हाइपोवेंटिलेशन, टाइप 3 रेस्पिरेटरी। साइंस की बात करें तो क्लबिंग, वीरो क्रैकल्स, बायलैटरल, बाइबल्स, बाइसल एंड एक्सपिरेटरी टू अर्ली एक्सपिरेटरी, फाइन क्रैकल्स, नो वेरी क्विक कफ। इन्वेस्टिगेशन से पहले हम बात करेंगे कि क्या इसके CDD प्लस ऑल्सो विद इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, डिफ्यूज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, MCTD, Sjogren's syndrome, polymyositis, dermomyositis, IgG4 related disease, ankylosing spondylitis। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हम FEV1 बाय FVC रेशियो देखेंगे तो बड़ा होगा, DHO घटा होगा। इन्वेस्टिगेशन में ये HR से दिख जाता है। ये आप चेस्ट एक्सरे और बायलैटरल बाइलेटरल दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। Investigation of choice is HRCT. HRCT finding non-specific reticular and linear schedule. Subpleural retinoinfiltration of the So guys, these all are continue with the same interstitial lung disease। तो वही आगे बढ़ेंगे तो ये आपको इसकी फाइंडिंग मिलेगी। मैं अच्छे से एक एक इमेज को अच्छे से बताऊंगा। HRCT फाइंडिंग नॉन स्पेसिफिक रेटिकुलर एंड लीनियर सेल। अब HRCT में आप देख सकते हो UIP में क्या दिखता है, हनीकोम अपीयरेंस विद सिस्टिक स्पेस, लॉस ऑफ द लंग आर्किटेक्चर, ट्रैक्शन, ब्रोंकिटेसिस। ये दिख रहा है मधुमक्खी के छत्ते जैसा। देखना, इसको फोकस करते हैं। ये दिख रहा है, ऐसा मतलब दिखता है तो उसको हम इस टाइप को अपने एक तरीके का इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में ये काला पैटर्न का। एक NSIP, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, शीशे जैसा दिखेगा। एक कंसोलिडेशन जो है वो वाला पार्ट का दिखेगा, तो COP कहेंगे। रिवर्स हेलो साइन दिखेगा या GGO सराउंडेड बाय कंसोलिडेशन। ये देखो एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, ये है रिवर्स हेलो साइन। बस तो यही चीज मतलब दिखती है और हमें वहाँ पे बताना है। एक है लिप LIP वाला, तो NSIP मतलब ये वाला जो था, ये वाला ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, वो तो उसके प्लस साथ में नोड्यूल्स भी दिखेंगे, सिस्ट भी दिखेंगे। तो ये तो था ही कंसोलिडेशन, इस सिस्ट भी दिखने लगी और नोड्यूल्स भी दिखने लगे। देखो ये तो एक, फिर एक ये सिस्ट दिखने लगी, तो नोड्यूल्स प्लस सिस्ट दोनों दिखने लगे। उस केस में हम आगे बढ़ेंगे। तो अब है कंडीशन यूजिंग कॉजिंग सिस्ट इन लंग्स। क्या क्या कंडीशन है जो सिस्ट कॉज करती है फेफड़ों में? LCH लैंगर हैंड सेल हिस्टोसाइटोसिस, LAM लिम्फोजियो लिम्फोजियो एंड इकोमायोसाइटोसिस। LIP जो है लिप वाला। LCH में क्या क्या अपने करते हैं? हिस्टोसाइटिस में यंग मेल स्मोकर में होता है, अपर लोब ऑफ इंटेस्टाइनल लंग डिजीज, नोड्यूल्स प्लस सिस्ट में होता है, एसोसिएटेड विद डायबिटीज इंसिपिडस, CD1A cells is more than 5%, Birbeck's granules, टेनिस रॉकेट शेप का दिखता है, निमोथोरेक्स दिखता है। ये देख सकते हो LCH में। LCH का फुल फॉर्म वापिस आप देख लो, लेंजर हैंड सेल्स ऑफ हिस्टोसाइटोसिस।
और इसी तरफ अब हम ठीक है लिम्फेंजियो लियोमायोमेटोसिस में देखेंगे तो फीमेल्स में होता है ट्यूबरकुलर स्क्लेरोसिस सिस्टिक लंग में दिखता है। तो इसको भी आप अच्छे से देख सकते हो। अभी आप फोकस करोगे तो ये आप देखो causes of upper lobe ILD, ankylosing spondylitis, sarcoidosis, scoliosis, Cole worker pneumoconiosis, APB, allergic bronchopulmonary aspergillosis, hypersensitivity, pneumocystis, बेरिलियोसिस, टीबी, एलसीएच, ये सब इसके causes हैं। आप ऊपर देख सकते हो। अब दोस्तों एक अच्छा टॉपिक शुरू होने वाला है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ का हमें बहुत ही ध्यान से उसको पढ़ना है। So before starting, 40 minutes has been passed till now and with interested मुझे लगता है कि सबको इंटरेस्ट आया होगा अभी तक इसमें और हम आगे बढ़ेंगे तो व्हाट इज ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज न्यूमोकोनियोसिस एक सबसे बड़ा इसमें कॉजेज है। आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन दिस इन द लास्ट कम्युनिटी मेडिसिन टॉपिक ऑफ video where pneumoconiosis, silicosis, CWP, asbestosis, berylliosis. These are complicated, these are uncomplicated. So I will discuss one by one. So silicosis caused by exposure to silica, SiO2, okay, parts in the rock cutting, sled cutting, sand blasting, mining industries. So acute silica seen when there is a large exposure to SiO2, crystalline silica, within 2 years. Symptoms dyspnea or obstruction. Findings PAS positive macrophages, milky white bronchoalveolar image, CT में KZ payment पैटर्न GGO प्लस नोड्यूल्स प्लस सिस्ट ये सब इसमें वही दिखते हैं। केजी पेमेंट पैटर्न में एक्यूट सिलिकोसिस डिफ्यूज एल्वेलर हेमरेज पल्मोनरी एल्वेलर प्रोटेनोसिस पुअर प्रोग्नोसिस। सो एक्यूट सिलिकोसिस में तो ये हुआ। अब क्रोनिक की बात करें क्रोनिक मोस्ट कॉमन न्यूमोकोनियोसिस 10 से 30 साल ऑफ एक्सपोजर में ये सेल अफेक्टेड पल्मोनरी एल्वेलर मैक्रोफेजेस ये सेल्स होते हैं वो reactivation of the tuberculosis. Also with autoimmune condition like a scleroderma, parenchymal involvement by upper lobe of interstitial nodules. Bilateral upper lobe nodules join together. ठीक है conglomerate nodules, angel wing sign, hilar adenopathy with peripheral calcification, axial calcification. इसमें axial calcification दिखेगा दिख रहा है एक्सेल कैल्सिफिकेशन इसमें दिखता है। तो बस हिलार एडिनोपैथी विद पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन एक्सेल कैल्सिफिकेशन केविएशन प्लस माइनस may or may not be present lung sign in 25% dyspnea and cough mixed pattern of spirometry CWP cow worker pneumoconiosis cell affected by PAM cells affected with them but not risk of TB reactivation also with an autoimmune condition like a Kaplan syndrome RA plus active synovitis nodules IgA rheumatoid factor positive dual involvement no parenchymal involvement no hilar lymphadenopathy no axial calcification nodules apollofibrosis or caviation berylliosis ceramic industries dual involvement nil parenchymal involvement upper lobe infiltrates no caseating granulomatosis thicken of bronchovascular bundles hilar adenopathy NSIP pattern note smoking is risk factor for silicosis ठीक है तो ध्यान रखना स्मोकिंग इज रिस्क फैक्टर ऑफ सिलिकोसिस सो बी अवेयर हिलर एडिनोपैथी एनसी पैटर्न स्मोकिंग इज a risk factor for silicosis CWD tuberculosis now another disease will be discussed as per asbestosis two types serpentines cryosotite अब serpentines 90% होता है cryosotite 10% ठीक है प्रोसीडोलाइट एमोसाइट मोस्ट डेंजरस pleural involvement में pleural manifestation are not related to smoking parietal pleural thickening most common pleural plaque with calcification seen in a polyleaf sign table mount sign candle drip sign on chest etc.
Earliest benign asbestos-related pleural effusion (BAPE) exudative eosinophily with mesothelial cells. Parenchymal involvement, lower lobe interstitial lung disease, diffuse massive fibrosis, infiltration resulting dyspnea, no lung sign, restrictive pattern of spirometry. तो होली लीफ साइन अब दिख रहे हो ये साइन दिख रहा है ऐसा का ऐसा साइन दिखता है इसमें parenchymal involvement में you can see this holy leaf sign. तो होली लीफ साइन एक पार्ट है. अब मैलिग्नेंसी की बात करें तो टू टाइप्स की मैलिग्नेंसी इसमें होगी. ड्यूरल मेसोथेलियोमा, कैंसर लंग. Unrelated to smoking, occurs after 30 years of exposure. Epithelial type is most common. Marker pan, cytokeratin, carre, T-culin, symptom chest pain or mass. Related to smoking, occurs in 10 to 20 years. ये कैंसर लंग एडिनोकार्सिनोमा होता है. Cough with hemoptysis. Hence, we have reached the revision video of third respiratory system, airway disease. Here we will conduct a no parenchymal involvement, type 1 respiratory failure, eosinophilic lung disease. So, what is the eosinophils? 45 minutes has been passed, and I hope you guys like this. We will continue from here in the next session of next part of respiratory disease. Till now, thank you for watching this video, and thank you for watching this video till now. I have shown that the importance of the disease of respiratory system in this. And guys, you like this video, and thank you for watching. Jai Sri Ram, Jai Sri Krishna. Radhe Radhe.